Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो आज से हम अपना शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं। आपको हर रोज़ 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद में मेंस की वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। देख लेते हैं इसको। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे हम इन शॉर्ट IMF बुलाते हैं, उसने हमारे देश की GDP ग्रोथ है वो 2021-22 की है उसे कट ऑफ कर दिया है। पहले इसने प्रेडिक्ट किया था कि हमारी ग्रोथ रहने वाली है 12.5%, लेकिन अब कहा है 9.5% रहेगी। लेटेस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की गई है IMF के द्वारा, उसके अंदर जो इकोनॉमी की ग्रोथ है प्रोजेक्टेड की जा रही है कि 6% होगी 2021 के लिए और 4.9% होगी 2022 के लिए। गीता गोपीनाथ जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी है ग्लोबली चल रही है, लेकिन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है डेवलपिंग, इमर्जिंग और एडवांस इकोनॉमीज़ के बीच में। IMF ने एस्टिमेट किया कि कोविड-19 की वजह से रिड्यूस हुआ है पर कैपिटा इनकम के अंदर एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर 2.8% और 6.3% जो पर कैपिटल लॉस देखने को मिला है एनुअली डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट के अंदर। फिर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन के 6 में से एक ऑर्गन है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये एक ऐसी एजेंसी है जिसकी अथॉरिटी है कि अगर वो कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है तो इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, मतलब कि उन्हें उसे उस रेजोल्यूशन के अंदर जो भी होगा उसे मानना ही होगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है वह बताना हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई रेजोल्यूशन है वो बाइंडिंग होता है। एक अकेली ऐसी UN की एजेंसी है जिसकी अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो वो मानना ही पड़ेगा इसके मेंबर स्टेट्स को। इस अगस्त से, मतलब कि कल से इंडिया है वो प्रेसिडेंट बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इस मंथ के लिए हमने होस्ट किया है वेरियस इवेंट्स को, जिनमें से 3 मेजर हैं जिनके अंदर हम बात करेंगे टेररिज्म के खिलाफ, और दूसरा इवेंट है हमारा वो होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, और तीसरा होगा पीस कीपिंग को लेकर। तिरुमूर्ति ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे UN के अंदर, जो कि जिन्होंने होल्ड की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के वर्क प्लान को बताया गया है इस मंथ के 1 जनवरी 2021 से ही। हमने जो हमारी 2 ईयर की टर्म है उसे नॉन परमानेंट मेंबर की जो टर्म है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो शुरू हो गई है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि ये टर्म है वो अफगानिस्तान को मिलने वाली थी, लेकिन जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की तैयारियाँ की जा रही हैं, मतलब कि हमारी जो 75th एनिवर्सरी मनाई जाने वाली है, उसके उपलक्ष्य में हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि हमें इस साल ये बना दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे हमारी 75th एनिवर्सरी, इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी। अगस्त में प्रेसिडेंशियल जो टर्म है वो इंडिया की पहली चेयरमैनशिप होगी नॉन परमानेंट मेंबरशिप के दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2021 to 2022 ईयर के लिए। इंडिया है उसने अगेन चेयर किया है, इंडिया है वो अगली बार चेयर करने वाला है दिसंबर अगले साल की, जो कि हमारी इस जो 2 ईयर टर्म होगी वो उसका लास्ट मंथ होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन AIM बुलाते हैं जिसे इन शॉर्ट, वो काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये इनिशिएटिव है किसका? DRDO का, नीति आयोग का, या फिर ICMR का, या CSIR का। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। अटल इनोवेशन मिशन 2 मंथ है वो कंप्लीट हो गए हैं, और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जिसके अंदर डिजिटल स्किल और एक्सक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप ATL थिंकरप्रेन्योर समर बोट कैंप लॉन्च किया गया है, जो कि हेल्ड हुआ है पूरी कंट्री के अंदर। ये डिज़ाइन किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पूरे नेशन के अंदर। ATL थिंकरप्रेन्योर ये नाम रखा गया है इसका। इसके अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। इसके अंदर 9000 प्लस पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिनके अंदर 4000 प्लस तो गर्ल्स हैं हमारी 32 स्टेट्स और 298 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से। वैसे आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 28 हमारे स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 32 दिखाया गया है, वो यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंदर शामिल कर ली गई हैं। थिंकरप्रेन्योर इनेबल करने के लिए कि स्टूडेंट्स हैं वो थिंकर बने और अपने कंफर्ट लेवल अपने घर के अंदर ही और बन जाएं एक एंटरप्रेन्योर
समर के अंदर स्पोर्ट कैंप का फोकस है वो कल्टिवेटिंग करने के लिए है, ताकि हैंड ऑन इनिशिएटिव लिया जाए उनके माइंडसेट के साथ में स्टूडेंट्स के, और स्प्रेड किया जा सके इसे 9 वीक के अंदर 31 मई 2021 से लेकर 1 अगस्त 2021 तक ये चलेगा। अटल थिंकरप्रेन्योर ये इनेबल करेगा पार्टिसिपेशन, डेवलप करेगा बिजनेस आइडियाज़ और क्रिएट करेगा एंड टू एंड स्ट्रेटजीज को एक नए वेंचर को सेट किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, तो इनके बारे में हमें बताना है कि इनके रेफरेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इंडिया की रैंक है वो 4 है 20 कंट्रीज़ के अंदर जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं बायोलॉजिकल डाटाबेस को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने अनाउंस किया है बायोटेक प्राइड को। इट मीन्स प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके अंदर ये किसके द्वारा बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ये गाइडलाइंस इनेबल करेंगी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को, प्रमोट करेंगी रिसर्च को, इनोवेशन को, और रिसर्च ग्रुप है वो नेशन वाइड इसके ऊपर काम करेंगे। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है इसकी वेबसाइट को भी। प्राइड गाइडलाइंस हैं वो हेल्प करेंगी कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए और फोस्टर डेटा शेयरिंग के लिए, रिसर्च एनालिसिस करने के लिए पूरी कंट्री के अंदर। और ये प्रमोट करेंगी साइंटिफिक वर्क को और एडवांस प्रोग्रेस बेस्ड प्रीवियस ईयर वर्क के ऊपर, प्रीवियस वर्क के देखते हुए ये गाइडलाइंस से हेल्प करेंगी। और क्या क्या करेंगी ये गाइडलाइंस ये हेल्प भी करेंगी अवॉइड करने के लिए डुप्लीकेशन और वेस्ट ऑफ रिसर्च रिसोर्सेज को भी बचाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है मिशन निर्यातक बनो कैंपेन? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, इसका आंसर है राजस्थान। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड राजस्थान गवर्नमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे RIICO बुलाते हैं इन शॉर्ट, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है मिशन निर्यातक बनो कैंपेन को, ताकि प्रमोट किया जा सके एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स को स्टेट के अंदर। और ये कैंपेन है, इसका एम रखा गया है इसके अंदर रजिस्टरिंग की जाएगी और हैंड होल्डिंग की जाएगी लोकल ट्रेडर्स को जो कि एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर 6 स्टेप्स के अंदर। और ये कवर करेगी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी, ट्रेनिंग देगी, सिक्योर करेगी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को, रजिस्ट्रेशन करेगी कहाँ पे? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एक्सपोर्टर्स को ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसिडर करेगी चैलेंजेस को जो स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा देखे जाते हैं उनको कम करेगी, वेव ऑफ करेगी। और काफ़ी सारे स्टेट लेवल्स के ऊपर जो कि क्लियरेंस के रिलेटेड होते हैं, और इनिशियली 3 ईयर अपकमिंग बिजनेसेस के ऊपर ये फोकस करेगी। और इसके अंदर एक्सपोर्टर्स हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगी। कैंपेन है वो अनदर स्टेप है उसका, ताकि हेल्प किया जा सके लोकल बिजनेस डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया जा सके, प्रोसीजर को, और इंक्रीज़ किया जा सके अपने बिजनेस को। फिर कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग, किसके रेफरेंस में? निसार के बारे में बताना है। निसार ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। किसके बीच में? कौन सी एजेंसीज के बीच में? यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में। ये पहली ऐसी रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि ड्यूल फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करेगा। हमारे ऑप्शन हैं, कौन सा करेक्ट ये बताना है हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी नहीं बल्कि हमारी इसरो आएगी। इसरो और नासा का ये जॉइंट मिशन है जिसे निशार नाम दिया गया है। नासा इसरो सिस्टमैटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सैटेलाइट है जो कि जिसका एम है मेजर करना जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्लोबली, उसके अंदर एडवांस रेडार इमेजिंग की जाएगी, जो कि शेड्यूल किया गया है कि 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसके मेन साइंटिफिक गोल हैं कि मिशन है वो इम्प्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग हमारी, जो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर अफेक्ट पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। प्लैनेट के अंदर चेंजिंग क्या हो रही है, इकोसिस्टम के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और कोस्टल प्रोसेसेस क्या हो रही हैं, और लैंड डिफॉर्मेशन कैसे हो रही है, और क्रायोस्फीयर के बारे में भी ये डिटेल प्रोवाइड करवाएगा। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने इस मिशन के लिए एग्री किया था। यूएस जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा के विजिट के दौरान, जो इंडिया के अंदर 2015 के अंदर देखने को मिली थी।
कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बनने जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करने जा रही है G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग को। हमारे ऑप्शन हैं इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, इसे इटली हेल्प करने वाली है, होस्ट करने वाली है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज़ को। सबसे पहले हम देखेंगे G7 कंट्रीज़ को, G8 को भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर G20 के बारे में भी देख लेते हैं। G7 कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। फिर G8 के अंदर रशिया भी शामिल हो जाता है। रशिया को क्रीमिया इशू की वजह से बाहर निकाल दिया गया था इसके अंदर, आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर G20 के अंदर ये कंट्रीज़ तो हैं ही, इनके साथ साथ और कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। फिर इसके बारे में जान लेते हैं। G20 की जो कल्चरल मिनिस्टरिंग मीटिंग है ये हेल्ड हुई है रोम, इटली के अंदर। और इसके अंदर और कौन कौन है जिन्होंने पार्ट किया है? OECD, यूनेस्को, यूनियन फॉर द मेडिटेरेनियन, द काउंसिल ऑफ यूरोप, ICOM, ICCROM, ICOMOS, इंटरपोल और फिर हम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम जिसे हम UNODC बुलाते हैं, और इसके साथ साथ है वर्ल्ड कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके अंदर पार्ट लेने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर। मेन एम क्या है? ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके कल्चरल को और क्रिएटिविटी सेक्टर को, ताकि बैलेंस्ड ग्रोथ हो के साथ साथ सस्टेनेबल भी बनाया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके कल्चरल हेरिटेज को जो कि रिस्क के ऊपर है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? जिसके अंदर नेचुरल डिजास्टर को इंक्लूड किया गया है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, क्लाइमेट चेंज को, सबोर्ट गेज को, और लूट भी लिया जाता है काफ़ी बार तो उसे भी इंक्लूड किया गया है, और इलीगल ट्रैफिकिंग जो प्रॉपर्टी की जाती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है कि इंसानों को पकड़ कर बेच दिया जाता है, उसी तरह से इसकी भी ट्रैफिकिंग की जाती है। जैसे कि हमारे मंदिरों के अंदर बहुत पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, तो उनको भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि चुरा लिया जाता है और ट्रैफिकर्स के द्वारा वो उन्हें बेच दिया जाता है। फिर आगे हम, ताकि प्रमोट किया जा सके डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर और क्रिएटिविटी के फील्ड के अंदर, डेवलप किया जाएगा कैपेसिटी ट्रेनिंग के थ्रू, और फेस जो कि हम डेवलप कर सकते हैं कैपेसिटी को किस थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू, ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दूर किया जा सके और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके चैलेंजेस को कल्चरल सेक्टर के अंदर उनको भी देखा जा सके। इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर जिसे कंजर्वेशन असोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिला है? हमारे ऑप्शन हैं सुंदरबंस टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। टाइगर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर जो 14 टाइगर रिजर्व हैं उनको रिसेंटली क्या मिला है? एक्रेडिशन दिया गया है ग्लोबल कंजर्वेशन अशोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जिसे CATS बुलाया जाता है इन शॉर्ट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA उसने रिकॉग्नाइज किया है बाघ रक्षक उनके एफर्ट्स के लिए जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर्स को और फॉरेस्ट को। NTCA ने जो क्वार्टरली न्यूज़ लेटर है उसको रिलीज़ किया जाता है स्ट्रिप्स को, उसे भी इस इवेंट के दौरान रिलीज़ किया गया है। 14 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं जिसे ये प्रेस्टिजियस ग्लोबल एक्रेडिशन दिया गया है, जिसे हम CATS बुलाते हैं? तो वो हैं मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। फिर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है केरला के अंदर लोकेटेड है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। दुधवा टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वे बिहार के अंदर है। पंच टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र के अंदर है। और सतपुरा, कान्हा और पन्ना ये टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, जिन्हें रिकॉग्निशन दिया गया है CATS के द्वारा। कंजर्वेशन अशोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड इन्होंने एग्री किया है एक्रीडेशन टूल के ऊपर जो कि ग्लोबल कोएलिशन टाइगर रेंज कंट्रीज़ जिसे TRCs बुलाते हैं, और डेवलप किया गया है टाइगर और प्रोटेक्टेड एरियाज़ एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके ऊपर इन्होंने एक साथ सहमति जताई है। ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इसे 2013 के अंदर, जिसके अंदर मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए इफेक्टिव मैनेजमेंट टाइगर स्पीसीज़ के अंदर, और इनकरेज किया जाना चाहिए, असेसमेंट दी जानी चाहिए स्टैंडर्ड्स को जो कि रिलेवेंट है कंजर्वेशन एरियाज़ के लिए। इसके अंदर कौन कौन काम कर रहा है? ग्लोबल टाइगर फॉर्म जिसे हम GTF बुलाते हैं जो कि एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है इस टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और इसके साथ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो कि दोनों इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इंडिया के अंदर? चांदीकोल, पादुर, विशाखापट्टनम। तुम्हारा आंसर क्या होगा इनमें से? करेक्ट आंसर बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी के सभी हैं वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इंडिया के अंदर। इनके बारे में देख लेते हैं, ये रिसेंटली कोई न्यूज़ में आए हैं। सेकंड फेज़ है जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, उस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिश करने के लिए 2 एडिशनल कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो कि हैं जिसके अंदर चांदीकोल जिसके अंदर 4 MMT पेट्रोलियम रिजर्व होगा, और पादुर जिसके अंदर 2.5 MMT पेट्रोलियम रिजर्व होगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 6.5 MMT, और ये MMT, और ये PPP मॉडल के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा। 1990 के अंदर गल्फ वॉर हुई थी, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे थे। इंडिया के अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस के अंदर आ गई थी 1991 के बाद में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो, उसके अंदर हार्डली इतने पैसे बचे थे कि एक 3 वीक के लिए ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। गवर्नमेंट है वो हार्डली मीट कर पा रही थी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को। इंडिया ने इसके लिए रिस्पॉन्ड किया, और इस क्राइसिस के दौरान, हालांकि इसके बाद में भी कंट्री के ऊपर इसकी जो प्राइसेस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिली, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। 1998 के अंदर जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने प्रपोज किया था कि वो क्रिएट करेंगी रिजर्व्स, ताकि सॉल्यूशन किया जा सके इस प्रॉब्लम का और मैनेज किया जा सके ऑयल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर 3 स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाया गया था अंडरग्राउंड सिटीज़ के अंदर, विशाखापट्टनम और मंगलूर, जिसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 5.33 मिलियन टन्स थी, जो कि बनाया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को। यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डिपार्टमेंट रिपोर्ट, इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है ग्राउंड वाटर को वर्ल्ड में। इंडिया की रैंक वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 120 है 122 कंट्रीज़ के अंदर में से, और 2 लाख लोग हैं हर साल उनकी डेथ हो जाती है पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, एक स्टडी कंडक्ट की गई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। 1998 से लेकर 2018 के डेटा को चेक किया गया। इसके अंदर 22 में से 18 एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर ग्राउंड वाटर लेवल है वो 1 मीटर हर साल गिर रहा है। स्टडी के अंदर पाया गया है कि ग्राउंड वाटर जो 3 से 10 मीटर के ऊपर मिल जाता था वो 30 मीटर तक गिर चुका है 20 साल के अंदर। हाई रेट क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया गया है वाटर का, जिसकी वजह से जो कि एरिया है ग्राउंड वाटर है वो, ग्राउंड वाटर टेबल है वो डिप्लीकेट हो गई है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ तक प्रेडिक्ट किया गया है, जिसके अंदर क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी 2025 तक। और इसके अंदर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या है कि इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 10% तक गिर जाएंगे ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। और इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट एंड राइस का। ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में क्या है, जो इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और अप्रोक्सीमेटली 8% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसका प्राइमरी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं ताकि वाटर को हमारे कंजर्व किया जा सके। तो वो क्या क्या है, ड्रिप प्रोग्राम, मोर ड्रॉप पर क्रॉप, कृषि सिंचाई योजना, इन सब को चलाया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके इकोनॉमिकल वाटर को और यूज़ किया जा सके प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चर के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यारलुंग लेमांग, ये रोड है सी योमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये बीआरओ के कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है हमें बताना है। हमारे ऑप्शन हैं ब्रह्मांक, अरुणांक, हिमांक या फिर वर्तांक। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ब्रह्मांक, इसके अंदर आता है ये। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इन शॉर्ट बीआरओ बुलाते हैं, उसने रिस्टोर किया है कनेक्टिविटी को। यारलुंग लामांग ये रोड है, ये शीमो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सी योमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 26-27 जुलाई को क्या हुआ था, 26-27 जुलाई 2021 के अंदर रोड है वो टूट गया था। बहुत ही ज़्यादा रेन हुई थी और क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से ये रोड टूट गया था, तो इसे वापस से बनाया गया है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है बीआरओ का, वो अपनी मोबिलाइज करता है अपनी
इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को क्विक रिस्पॉन्स टीम कंप्राइजिंग करते हैं स्किल्ड मैन पावर के साथ में और इक्विप करते हैं और इक्विपमेंट को जिसके अंदर शामिल है जेसीबी, डोरजन्स और एक्सकेवेटर। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड है क्रूशियली आर्म्ड फोर्स पर्सनल पोस्टेड के लिए और साथ ही साथ विलेजेस के लिए भी। फिर ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। कॉरपाट ये एक मैरीटाइम पेट्रोल है, ये किस किस के बीच में हेल्ड होती है? इटली, इंडोनेशिया, रशिया, फ्रांस। इसका आंसर आपको देना है। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।